नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे SSC GD 2022 के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये नए पैटर्न पर है। नए पैटर्न करने का मतलब है मैथ के 20 प्रश्न आएंगे आपको, हिंदी के 20 प्रश्न, और यहाँ पे आपके गणित के 20 प्रश्न, मतलब मैथ के, ये रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे, और आपके जीके के 20 प्रश्न। यानी पहले 100 प्रश्नों का होता था आपका पेपर, अब 80 प्रश्नों का होगा। तो उसी हिसाब से नए, ठीक है, नए पैटर्न के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो चलिए देखेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया है आपका शेषफल क्या है, आपका 2। शेषफल जो है आपका 2 है। क्लियर। यहाँ पर हमने लिखा शेषफल बराबर 2। आगे देखेंगे भाजक जो कर रहा है वो क्या है, भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। तो जो भाजक है वह आपका भागफल का मतलब शेषफल का 6 गुना है ना। तो शेषफल आपका 2 है, उसका 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12। और कह रहा है कि वही भाजक आपका क्या है, वही जो भाजक है आपका वह है आपका भागफल का 3 गुना, यानी 3 गुणे भागफल। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाजक तो निकल गया है आपका 12, तो 12 लिख दिया हमने, 3 गुणे भागफल, तो ये हो गया आपका भागफल। ठीक है। अब देखेंगे जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, जो भागफल है आपका 4 आ जाएगा। भागफल कितना आ गया, 4। क्लियर। चलिए रोकते हैं इनको। अब कह रहा है तो भाज्य क्या है। अच्छा, भाज्य का फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर, अगर हम फार्मूले की बात करें तो भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। क्लियर। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, भाजक कितना है आपका, भाजक है आपका 12, और भागफल कितना है 4, और शेषफल कितना है 2। तो 12 चौक 48 और 2 2 कितना हो जाएगा, 50। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। दिया है 24 आलू, 36 खुबानी और 60 किलो को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल हों और प्रत्येक फलों की संख्या बराबर हो। इस प्रकार की व्यवस्था होने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, मौसा, ठीक है, यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकाल लेंगे। HCF किसका निकालेंगे, 24, ठीक है, 36 और 60 का। तो 24, 36, 60 का HCF कितना होगा, 12। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रम से 44 और 264 है। पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या है। चलिए अब कह रहा है कि जब पहली संख्या को हम फर्स्ट संख्या को देखते हैं पहले। पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या को जब आप 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट संख्या को 2 से भाग कर रहे हैं तो भागफल 44 हो रहा है। यानी कि जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, अगर हम सिर्फ पहली संख्या को फाइंड करें तो वह हो जाएगी 44 दूना 88, 2 को उधर ले जाएंगे। 5 है, इसमें भाग करेंगे किससे, 113 से। जब भाग करेंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे या जीरो बढ़ा देंगे, नहीं जाएगा। फिर आप यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ा लेंगे। कितनी बार जाएगा, अगर हम ले जाएं तो 4 बार। तो 4 3 12 और 4 एक कम 4 1 5, और यहाँ पर हो जाएगा 4 एक कम 4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जीरो उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 4 बार। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बता रहे हैं, 452। अब हमको इससे नहीं मतलब, हमारा काम हो गया 0.044। अब अगले वाले नंबर को लेंगे, 7/120 को लेंगे। किसको लेंगे, 7/120 को। तो ले लीजिए, 7 में जब 120 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे आप, दशमलव, तो यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, दशमलव, तो यहाँ जीरो बढ़ा दिए, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो होगा। तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, ठीक है, 12×6 = 72 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो 12×5 = 60 कितना हो गया, 600। बचा कितना, 100। क्लियर। अब आगे हम जब देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे
अब यहाँ बरौट है 96, 960। क्लियर। ये कितना बच रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। तो हमको मिला क्या, जो खोज रहे थे हमको वो बताइए। हमको मिला 0.44, एक मिला 0.058। ठीक है। अब यहाँ भी जीरो ही है, 0.044। दो चीज़ों का मिल गया। अब आगे देखेंगे। देखिए लंबे मेथड सॉल्व कर रहे हैं। एक तो तुक्का, मतलब ऊपर वाला एक क्या है, हार्ड एंड फास्ट रूल। 13/145 को देख लेंगे। किसको देखेंगे? 13/145 को। जब 13/145 को उसी तरह भाग करेंगे तो यह जो कारगर, जो मैं बता रहा हूँ, यह 100% कारगर है। लेकिन आपके पास इतना टाइम है एग्जाम में तो करेंगे नहीं, तो मैं जो बताया हूँ अंतर वाला लगभग लगभग सही रहेगा आपका। उसको आप रिस्क पे अपने कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 13/145 को जब हम भाग करते हैं तो 10, जीरो तो रहने दीजिए, खैर दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो आएगा, भाग नहीं जाएगा। एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1300 हो गया। 145 कितने बढ़ जाएगा? 8 वाले। चलिए 8×5 = 0 में 4, 8×4 = 32, 4×36 को 6 में 3, और 8 × 8 = 3 11। कितना होगा? 1160। जीरो 10 से 6 गया 3, और उसके बाद 2 से गया 130 हो गया। ठीक है, कितना? 130 ही आया। जीरो 10 से 6 गया 4, 140 हो गया। ठीक है, अभी भी भाग नहीं जाएगा, इसको ले जाएंगे। अब कितने बढ़ जाएगा? 9 का। तो एक अब क्या मिल गया? 0.089 मिल गया। 3 नंबर मिल गए। कौन कौन से? 0.044, 0.058, 0.089। अब जब हम भाग करेंगे 160 से किस में? 17 से। देखिए हम एकदम प्रूव भी कर रहे हैं। तो जब 17 से भाग करेंगे तो यहाँ हम जीरो तो रह गए दशमलव, तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ाएंगे। अब 16 से जब हम ले चलेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे? एक बार। 170 हो गया ना, सॉरी यहाँ से इसको हटाते हैं, जीरो बढ़ा दिए, ये भी नहीं होगा। देखिए जीरो तो रहेगा ही, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा, 170 सीधे मिल रहा है। अब एक चीज़ बताइए, इसी में एक ही अंक के बाद यहाँ देखिए दशमलव के बाद जीरो, दशमलव के बाद जीरो, दशमलव के बाद जीरो, दशमलव के बाद जीरो, दशमलव के बाद यहाँ सीधे दशमलव के बाद एक आ रहा है। तो कितना हो गया? 160। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0.1 क्या है, इन सब में सबसे बड़ा है, तो इसलिए बड़ी भिन्न हो जाएगी 17/160। थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन क्या करेंगे, यही मेथड है। SSC GD अब SSC GD नहीं रहा है, इन सब चीज़ों को तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। दिया x - y = 7, x - 15 का क्यूब माइनस y - 60 का क्यूब का मान क्या होगा? तो कुछ बताइए। x - y बराबर कितना दिया है? 7। इसको हम लिख सकते हैं x - y। ठीक है, अब -7 बराबर 0 लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस। अच्छा एक चीज़ हम बताइए, हम लिख सकते हैं क्या x, ठीक है, -y। अब -7 को क्या -15 अब +8 नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि घटाएंगे तो -7 ही आएगा। अब एक चीज़ समझिएगा, x - 15 हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं और एक तरफ लिख लिया, और हमने y में से माइनस कॉमन लिया, तो 8 प्लस है तो कितने में हो जाएगा? जब माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस में बराबर 0 मिल गया। अब पूछा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि x - 15 का क्यूब माइनस y - 8 का क्यूब का मान। तो कुछ मत करिए, अगर हम दोनों पक्षों का एक को, इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया और क्यूब कर दिया, तो क्यूब करेंगे देखिए तो हो जाएगा a - b, ठीक है, का होल क्यूब। तो हमको मिलेगा a क्यूब, ठीक है, अब -b क्यूब, अब माइनस, अब आगे हम देखेंगे a क्यूब - b क्यूब -3ab और a - b, ठीक है, a - b। अब एक चीज़ समझिएगा, क्या दिया है आपका, यहाँ से अगर हम देखें कि अगर इसको हमने क्या माना है, इसको हमने a माना है पूरे को, और इसको b माना है, तो a - b ऊपर से हमको क्या मिल रहा है? 0 ही तो मिल रहा है, बराबर 0 के। देखिए यहाँ 0 ही दिया है, तो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0, यानी ये खत्म हो जाएगा। और a - b बराबर क्या है आपका? ऊपर देखिए a और ये है आपका b, a - b बराबर 0, तो 0 का क्यूब भी 0 हो जाएगा। तो सीधे आपको क्या मिलेगा? a क्यूब - b क्यूब बराबर क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे 0, क्योंकि यह भी 0 हो गया और यह पूरा पद 0 हो गया, तो सीधे a क्यूब - b क्यूब बराबर 0। यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि x पे -15 का क्यूब और -y पे -8 का क्यूब का मान कितना हो जाएगा? देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है, 0। करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है,
ए संबंध बी बराबर 2 संबंध 1, ए संबंध सी बराबर 1 संबंध 3, तो ए बी सी यानी ए संबंध बी संबंध सी का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। यह आपका ए है और यह आपका बी है, ठीक है, और उसके बाद आपका दिया है यह आपका ए है और यह आपका सी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए संबंध बी बराबर कितना दिया है 2 संबंध 1 और ए संबंध सी बराबर दिया है 1 संबंध 3। अब एक चीज़ बताइए कॉमन कौन सा है इसमें। कॉमन इसमें आपको ए दिखाई दे रहा है, तो ए के सामने जो है इनको आपस में हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए ऊपर वाले में हम 1 का गुणा कर रहे हैं, नीचे वाले में 2 का गुणा कर रहे हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 संबंध 1 और नीचे वाला हो जाएगा 2 संबंध 6। यानी कि ए संबंध बी बराबर मिला 2 संबंध 1 और ए संबंध सी बराबर मिला 2 संबंध 6। अब पूछा है कि ए संबंध बी संबंध सी बराबर क्या होगा। तुलना करेंगे तो ए बराबर मिलेगा 2, बी बराबर मिलेगा 1 और सी बराबर मिलेगा 6। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सॉरी ए बराबर कितना मिल रहा है आपको। ए बराबर मिल रहा है आपको 2, बी बराबर 1 और सी बराबर 6। तो पूछा ए संबंध बी संबंध सी, यही है ना। हाँ एक सेकेंड रुक जाइए। यही होना चाहिए। ठीक, चलिए कुछ थोड़ा सा क्रम में इसमें गड़बड़ लग रहा है। अगर प्रश्न ऐसे है ए संबंध बी बराबर 2 संबंध 1, ए संबंध सी बराबर 1 संबंध 3, 2 संबंध 1 1 संबंध 3, 1 हो गया 2 हो गया, ए ही होगा। तो चूंकि ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन में आप सही करेंगे। क्या है क्रम होगा इसका 2 संबंध 1 संबंध 6, ये आपका आंसर होगा। 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले के 5वें भाग एवं दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3 संबंध 4 है। पहला भाग ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है कि 94 को दो भागों में ऐसे बांट रहे हैं कि पहले का, ठीक है, 5वां भाग, तो माना पहला भाग x है, दूसरा भाग हो जाएगा 94 - x। दो भाग हमने बांट दिया। कह रहा है पहले के 5वें भाग, ठीक है, पहला का 5वां भाग यानी कि ये पहला का 5वां यानी x/5 और दूसरे के 8वें भाग यानी 94 - x/8, हाँ, का अनुपात कितना है आपका 3 संबंध 4, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पहला भाग ज्ञात करें। तो पहला भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे समझिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है कौन सा है, हाँ, तो इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें जो आपका मिलेगा इसको आप सीधे लिखेंगे, इस अनुपात को हटाएंगे तो आपको मिलेगा 8x, ठीक है, और संबंध को हम बटे में लिख देते हैं और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। जब इसका गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 94 × 5, ठीक है, कितना, तो 5 चौक को 20 × 2 और 5 9 45 2 47 470 अब -5x के बराबर 3/4 के। क्लियर, कितना हो गया बराबर 3/4 के। जब आगे हम ले चलेंगे तो 8 चौक को हो जाएगा आपका 32x और जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3 0 0 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28, 4 7 28, हाँ 3 7 21, 28 नहीं 3 7 21 को एक हाथ में 2 और 3 चौक 12 2 14 1410 -5 है 15x। जब 32 और 15 इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 47x बराबर 1410, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, तो 47 3 141 होगा और ये 0 बढ़ जाएगा तो x बराबर कितना मिलेगा 30। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। तो पहला भाग कितना हो जाएगा 30, यही आपका आंसर होगा। एक महाविद्यालय में 40% विद्यार्थियों को समूह ए प्राप्त हुआ और शेष विद्यार्थियों के 75% को बी और शेष 12 विद्यार्थियों को समूह सी मिला। तब समूह के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए एक महाविद्यालय में 40% विद्यार्थियों को समूह ए प्राप्त हुआ, माना टोटल 100 विद्यार्थी थे, 40% विद्यार्थी मतलब 40 विद्यार्थियों को समूह ए प्राप्त हुआ। शेष कितने बचे 60, शेष का 75% यानी शेष का 75%, ठीक है, को आपको बी समूह मिला। तो अब कितना शेष बचा, तो शेष कितना बचा 60 का
जब 75% बी में है तो 60 का अब सीधे 25% ही बचेगा ना। 60 का जो 25% है वो शेष बचा, लेकिन वो शेष 12 विद्यार्थी को सी मिला। तो यानी कि अभी इनको हम सॉल्व करेंगे तो 60 गुणे 25/100, जब सॉल्व करेंगे बराबर 12, तो 25 से कम 25, 25 चौक को 100, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 15 चौक को 60, 15 बराबर आपको मिल जाएगा 12। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है ना, तो 1 बराबर हो जाएगा 12/15। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने कितना माना है 100। अब हम 100 बराबर निकालेंगे, तो जब 100 बराबर निकालेंगे तो 12/15 गुणे 100 सॉल्व करेंगे। 3 चौक को 12, 3 पचे 15, 3 चौक को 12, 3 पचे 15। जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 20, 20 चौक को कितना हो जाएगा 80। करेक्ट ऑप्शन हाँ होगा आपका बी, 80 विद्यार्थी होंगे टोटल। चलिए आगे देखेंगे। एक वस्तु को 30% और 20% के दो क्रमगत लाभ पर बेचा गया। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मान लीजिए वस्तु है, दाम 100 रुपये है, उसको 30% लाभ यानी कि 130%, फिर 20% लाभ यानी कि 120% पर बेचा गया। और कितने का बेचा गया 31,200। सॉल्व करेंगे। x गुणे 130/100 गुणे 120/100 बराबर 31,200। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता क्या है, डबल जीरो से यह और यह आपका कैंसिल हो गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम जब ये करेंगे 12 से काटें तो 12 दूना 24 और 24 और 7 31, तो 12 छाक 72, यह आ गया 2600। फिर 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26 आपका 200, तो x बराबर हो जाएगा आपका 20123। ये आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य कितना 20,000 रुपये। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 20,000 रुपये। 50% और 10% के दो क्रमागत छूट बट्टे घोषित किए जाते हैं तो निवल छूट, तो इसको कैसे निकालेंगे निवल छूट को। देखिएगा निवल छूट कैसे निकलेगा, आपका A% प्लस B% माइनस AB/100। परसेंटेज को सीधे हटा देते हैं, सीधे हमको लिखिएगा कैसे। जब ऐसे रहेगा क्रमागत बट्टे AB माइनस AB/100, जो आएगा कितने में आएगा परसेंट में। दिया है 50%, लिख लिया, प्लस 10% माइनस 50 गुणे 10/100। जब सॉल्व करेंगे 50 दम 60, 0 0 0 0 माइनस 5 कितना बच जाएगा 55% आपका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। मान लीजिए ये आपका ए है, किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। बी उसी कार्य को 25 दिन में, बी उसी कार्य को कितना करता है 25 दिन में। और यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। अब चलिए 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 100। तो 20 चौक 80, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, आया हो जाएगा 20 25 100। एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, 25 चौक को 100, एक यूनिट में 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, तो 3 दिन टोटल काम। तो पहले ए और बी का हम क्या करेंगे, एक दिन का काम देखेंगे। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5 4 9, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो इनका 3 दिन का काम हो जाएगा, 3 दिन का काम हो जाएगा इनका, ए और बी का 3 दिन का काम, 9 3 27। टोटल काम कितना हमने माना है, टोटल काम माना है 100 और 3 दिन में 27 काम हो रहा है, यानी कि 100 का 27 कितना परसेंट होता है 27%, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ए एक कार्य को 20 दिन में करता है। चलिए ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करने, 7 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं और उसके बाद सी अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। चलिए हम समझेंगे। हमने एलसीएम लिया 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अब 7 दिन तक ये लोग ए और बी काम करते हैं। पहले ए और बी का एक दिन का एक काम देखिएगा कितना होगा 5, तो 7 दिन का अगर हम ए और बी का काम देखेंगे तो हो जाएगा 7 दिन का ए और बी का काम, 7 5 35, तो शेष काम कितना बचा 60 माइनस 35 कितना बचा 25, आपका 25 बचा। और शेष अकेला, और सी जो है अकेला शेष कार्य 10 दिन में करता है,
तो 25 कार्य को सी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। 10 दिन में सी 25 कार्य करता है, तो कितने दिन में सी अकेला पूरे कार्य को करेगा? तो पूरा कार्य कितना है? 60 है ना। तो 10 या यूँ हम कह सकते हैं कि 25 कार्य को करता है 10 दिन में। उल्टा कर रहा है, 60 में से 35 गया, 25 ही बचा ना। 25 कार्य को वो कर रहा है 10 दिन में, से टोटल 60 कार्य बना माना है हमने, तो 10/25 गुणे 60 जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 में 25, 5 दूना 10, 12×25 60, 12 दूना 24। आंसर हो जाएगा आपका 24 दिन। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला देखेंगे, मूलधन जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज होता है, तो वह है। मूलधन आपको फाइंड करना, पी आपको फाइंड करना है। रेट आपको दिया है कितना? 5% वार्षिक, लेकिन दर जो दिया है प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज। ठीक है। हाँ अच्छा, प्रतिदिन यानी कि आपका क्या दिया है? प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज। इसको समझेंगे आप। इसमें कह रहा है कि दर 5% वार्षिक और जो ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज कितना हो गया आपका? 1 रुपया। 1 रुपया हो गया, ठीक है, साधारण ब्याज। अब रेट को थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका 5% वार्षिक है, और समय क्या है आपका यहाँ पे? मूलधन जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, वह है। ठीक है, तो टी कितना हो जाएगा? ठीक है, प्रतिदिन की बात कर दिया है, तो एक दिन, और इस दिन को हम साल में बनाने के क्या करेंगे? 365 से भाग करेंगे। ये आपका क्या है? दिन है, एक दिन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/365 वर्ष। ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको पता ही है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे के 100। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना दे दिया है आपका? 1। मूलधन कितना दिया है? नहीं पता, वही निकालना है। दर कितना दिया? 1/365 हमने लिख दिया। ठीक है, समय कितना दिया है? समय 1/365, और दर कितना दिया? 5%। अब बटे 100 ऑलरेडी है, तो उसको 100 को लिख लेंगे। जब सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20। अब 365 में हम अगर 20 का गुणा करेंगे तो 365, 5 दूना 10, और 2 पंजे 10, और 2 छक्के 12, 1 13 को 3 हाथ में 1, 2 3 6 1 4 7, 730, और 1 जीरो और बढ़ेगा तो 7300 रुपये। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है, और धनराशि ज्ञात करेंगे। अब देखिए, ए बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज में P1 + R/100 के पावर n चाहे टी। अब कह रहा है यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 12,100। मिश्र धन आपको पहले ही बता दिया। अब मूलधन आपको फाइंड करना है 1। आर कितना दिया है आपका? 10% रख दिया हमने, बटे के 100। समय कितना दिया है आपका? 2 वर्ष, पावर 2। सॉल्व करेंगे, खत्म। 12,100 बराबर P। अब इसको सॉल्व करें तो 10 एकम 10, 1 11, 11/10 के पावर 2। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12,100 बराबर P। जब 11 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 121, और 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100। 121 से 121 कट गया, यहाँ 100 बचा, तो P बराबर 100 गुणे 100 आपका हो जाएगा 10,000 रुपये। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। आगे देखेंगे, 25,000 की धनराशि पर एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2970 रुपये 25 पैसे हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। अभी हमने ऊपर निकाला, अभी ऊपर जैसे निकाला हमने, तो इसमें क्या दिया है? इसमें आपका पी ए दे दिया है, ये आपका ए दे दिया है, ये आपका दिया है टी, और इसमें आपको निकालना है आर। फार्मूला आपको पता ही है कि ए बराबर P1 + R/100 के पावर टी करिए चाहे n करिए, इसी को फाइंड करना है। ये सब वैल्यू जो दिया है रख दीजिए, और इसको सॉल्व करिए, और आंसर आपका कमेंट करिए। ठीक है, आंसर क्या करेंगे आप? कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, एक आदमी 5 घंटे 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है।
5 घंटे 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वो पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष 45 किलोमीटर और शेष दूरी जो है आपका शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसके साथ तय की गई दूरी ज्ञात करें। क्लियर? चलिए देखेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता, दूरी बराबर होता है औसत चाल गुणे औसत समय। चाहे और चाल गुणे समय क्या होता है, दूरी, तो चाल निकालेंगे। तो चाल तो दो प्रकार की चालें दी हैं, 60 है 45। तो हम निकाल लेंगे पूरी यात्रा में औसत चाल निकालेंगे पहले, पूरी यात्रा में औसत चाल। क्लियर? पूरी यात्रा में औसत चाल का फार्मूला ध्यान रखिएगा, 2xy अपान x प्लस वाई। अब एक चीज़ देखिएगा, 2 दिया है, x 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 45 105। सॉल्व कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना मिल रहा है आपको। यहाँ से 5 से 5 9 10 और हो जाएगा 5 से कम 5 5 9 45, 3 से काटें 3 से 9 3 7 21, 34 18 2 36, 360 बटे 7 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आपका क्या है, स्पीड है। अब कह रहा है कि टाइम कितना दिया है, टाइम 5 घंटा 15 मिनट ना, 5 आवर्स 15 मिनट। डिस्टेंस निकालना, दूरी ना, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी। एस कितनी है, 360 बटे 7। टाइम को हम अगर घंटे बनाते हैं तो 5 घंटा, अब 15 मिनट को घंटे बनाएंगे तो 15 बटे 7, 15 कम 15, 15 चौक को 60, तो 4 पचे 20 से 21 बटे 4 घंटा आएगा, आवर्स। तो हमने टी की जगह रखा 21 बटे 4। सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 4 9 36, 90, 9 त्रिक 27, 270। यह क्या आएगा आपका, डिस्टेंस है तो किलोमीटर में। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उस व्यक्ति को धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। अब एक चीज़ बताइए, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उस व्यक्ति को धारा की दिशा में, तो शांत जल में यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और धारा की जो स्पीड है वह है आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में ये व्यक्ति भी चल रहा है, तो धारा की स्पीड और आपकी व्यक्ति की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो टोटल आपकी प्रभावी स्पीड हो जाएगी 538 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर तैरना है उसको, टोटल 26 किलोमीटर तैरना है। तो 26 किलोमीटर तैरना है किस स्पीड से, 8 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटा की स्पीड से। तो समय लग जाएगा आपका 2 चौको 8 और 13 दूना 26, यानी कि 13 बटे 4 घंटे, यानी कि 4 3 12, 3 सही 1 बटा 4 घंटा। यही आपका आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। आगे देखें, आज समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 18 और 24 मीटर, यदि इसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, 1/2। अब इनके, ठीक है, जो भुजाएं होती है L1 प्लस L2, मान लीजिए एक भुजा L1 है, L2 इंटू होता है हाइट H, 1/2। एक की लंबाई 18 है, एक की लंबाई आपकी 24 है, गुणे ऊंचाई कितना है 12। सॉल्व करेंगे, 2 छक्का 12, 18 24, 8 4 12 को 2 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4, 42 गुणे 6, 6 दूनी 12 को 2 हाथ में 1, 6 6 24, 1 25, 252। ठीक है, क्या आ जाएगा 252। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, 252 हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। जो भी रहेगा आपका मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर में, तो इसको आप मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 19 11 13 के अनुपात में है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर दिखे तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ की जो है आपकी लंबाई संबंधे चौड़ाई संबंधे ऊंचाई दिया है 19 संबंधे 11 संबंधे 13। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर दिखे, जो लंबाई है ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर दिखे,
तो अगर हम देखें यानी कि यल माइनस बी जो दिया है आपका 30, और अनुपात में हम देखें तो एक आपका 19 है या आपका 13 है, बराबर मान लीजिए 30। 19 से 13 घटाएंगे, ठीक है, तो बचेगा 6। तो 6 बराबर आपका हो जाएगा 30, एक बराबर हो जाएगा 6 25 30। अब कह रहा है कि इस घनाभ का आयतन, एक बराबर जब आपका 5 हो जाएगा तो आप एक चीज़ बताइएगा, 19 बराबर क्या हो जाएगा 19 गुणे 5 हो जाएगा जब एक बराबर 5 है। और फिर 11 बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 गुणे 5 हो जाएगा। और 13 बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 5 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, गुणा कर दीजिए, बस हो गया, ये आपका हो गया आयतन। बराबर कर लीजिए, गुणा करेंगे तो गुणा जब करेंगे इनका तो कितना आ जाएगा देख लीजिएगा। जब गुणा करते हैं तो आपका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। आंसर आप निकालेंगे 50 25 25 25 125, ठीक है, 125 इनका 5 का हम गुणा कर लें। और फिर ये आपका 11 है, 13 है और 19 है। 11 13 और 19 हम देखिए निकालने का तरीका बता रहे हैं। करना कुछ नहीं है, 125 है ना, तो एक चीज़ इतना जान लीजिए कि अगर हम गुणा करें 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 9 45, कुछ भी आए यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, यानी 2 ऑप्शन तो कट गए। चेक करिएगा कैसे लगाते हैं इसको। अब उसके बाद बचा आपका कि चलिए हमने रख दिया 45 5 हाथ में 4, फिर यहाँ पे हम देखेंगे 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और 9 छक 54। और उसके बाद अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ हम जानिए, ये 5 हो गया, क्लियर। ये देखिएगा 3 2 5 डिजिट है, और इसमें देखिए 3 ठीक है, 2 5 2 7 और 7 2 9। अच्छा एक चीज़ हम कुछ भी समझें, अगर हम सिर्फ इनको कुछ ना समझें, 125 को ऐसे ही रहने दें, तो अगर हम ये जो है आप 19 को हम 20 मान लें, 13 को आप 10 ही मान लीजिए और 11 को आप 10 ही मान लीजिए, तो हमको मिलेगा क्या, कम से कम कुछ नहीं तो 1 2 3 3 जीरो मिलेगा। यानी हम एक चीज़ समझाने के लिए बता रहे हैं कि 6 अंक से तो मिलेगा ही है, हालांकि उससे बढ़ा जाएगा। तो इसमें आप देखिए, इसमें तो सिर्फ 5 ही डिजिट है, क्या इतने लंबे नंबर का गुणा होकर सिर्फ 5 डिजिट आएगा, तो आप कहेंगे नहीं। क्लियर, 5 डिजिट आएगा नहीं। देखिए तो अगर हम देखें इसमें तो कितना हो जाएगा आपका 50 25 25 125, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 11 19, 19 गुणे 13 गुणे 11। तो जब हम नंबर का गुणा करेंगे तो एक बड़ी संख्या आ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। आप गुणा करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।